दोस्तों आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इसी प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों इसमें भी जो है तो हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके आईटीआई इंटर एग्जाम जो आपका 8 नवंबर को होने वाला है उसी से रिलेटेड है और उसके जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें भी जो क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो आपका काफ़ी अच्छा लेवल का होगा और प्रीवियस ईयर में पूछा गया सारा का सारा क्वेश्चन होगा। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो को ऑन तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। और इसी से रिलेटेड यदि आपको जो है न्यूज़ वगैरह चाहिए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। जब बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिएगा तो जब भी हम वीडियो डालेंगे आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सब आपके पास जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो ओके, तो ये जो है थोड़ा सा हमारी तरफ से अपनी तरफ से जो है लेक्चर थी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आपको जो है क्या बोल रहा है कि 98,05,527 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या जो है पूर्ण घन बन जाए। तो हमने जो है दोस्तों आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हम बोले थे कि आपको दिख जाएगा तो आपको बोलेगा घन हो जाए या फिर वर्ग हो जाए। तो घन जब हो जाए तो पहले उसका घनमूल निकालिएगा, और यदि वर्ग बोलेगा तो उसका वर्गमूल निकालिएगा। तो वर्गमूल और घनमूल निकालते कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिखेंगे क्या है 985 और क्या है फिर 527 यही है। आई होप इतना ही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ इतना ही है। तो इसको जो है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग घनमूल निकालेंगे। घनमूल कैसे निकालेंगे, हरी जो है लघुत्तम वाला विधि होता है उसी से हम लोग घनमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है। तो 7 जो है विषम संख्या, जब भी विषम संख्या जो है इकाई के स्थान पर होती है तो वो जो है 2 से विभाजित होने वाला संख्या नहीं होता है, इसलिए ये 2 से नहीं विभाजित होगा, ये 3 से होगा। तो 3 का 9, 3 दूना 6, 3 8 24 और उसके बाद 3 5 15, 3 9 27। तो दोनों को उठाएंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, जीरो लेना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर से 3 से करेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3 और उसके बाद 3 9 27 और उसके बाद 3 5 15, जीरो है तो जीरो, 3 का 9, फिर शायद 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 3 का 9, 3 6 का 18, उसके बाद 3 5 15, ये जीरो है तो जीरो, 3 एकम 3। एक बार और देख लेते हैं 3 से काट कर। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे क्या होगा 5, तो 3 एकम 3, 3 6 का 18, 3 7 21। अब कटेगा 3 से, 3 चौका 12, 3 5 15, 1 17 नहीं हो जाएगा, नहीं अब 3 से नहीं कटेगा। यदि दोस्तों इसको हम लोग 23 से काटेंगे तो 23 से काटेंगे तो 529 आएगा। कितना आएगा 529। और फिर ये भी जो है 23 से ही कटेगा, 23 से काटेंगे तो ये कितना होगा 23 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात फिर 23 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, अर्थात ये 23 से जो है पूरा कट गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो घनमूल में क्या होता है, घनमूल में 3 का हम लोग जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 का जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ देखिए तो 3 हली हो गया और फिर एगो 3 फुट बच रहा है। अब क्या होगा ये जो है 23 3 हली है तो ये तो जोड़ा लग गया, अर्थात 3 × 23 जो है इसका घनमूल पूर्ण घनमूल होगा। लेकिन इसमें गुना में एगो 3 आ रहा है, एगो 3 आ रहा है सिर्फ, भाई 3 जो है ये और 2 हाली आया रहता तो ये तो पूर्ण घन हो जाता है ये संख्या, लेकिन आपका 3 जो है एक ही बार आ रहा है। तो अर्थात हम बोले थे जो भी फुट बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। अर्थात इस संख्या में 3 से भाग कर देंगे ना तो जो आएगा संख्या वो आपका पूर्ण घन होगा। क्या आएगा पूर्ण घन होगा। तो 3 से भाग करेंगे तो वो पूर्ण घन होगा, अर्थात 3 विल बी राइट आंसर होगा, यानी कि 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 3, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपको यही बात याद रखना है कि जो भी फुट बचेगा ना, यदि ये 3 आ रहा है तो 3 आ रहा है तो यदि 3 न रहे, ये 3 न रहता तो ये तो पूरा पूर्ण घन बन जा रहा है। अगर 3 न रहता तब पूर्ण घन रहता, तो 3 है तो नहीं पूर्ण घन है, अर्थात 3 को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 3 से भाग करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि महेश ने 5 सेब 3 रुपया में खरीदे तथा 2 रुपया में प्रति सेब की दर से बेच दिए, उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ। प्रतिशत की लाभ या हानि, तो परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है परसेंट लाभ या हानि।
लाभ या हानि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये मालूम करना होगा ना जी, तो लाभ कितना हुआ है। तो परसेंट लाभ या हानि बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, या फिर हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हानि या फिर लाभ मालूम होना चाहिए ना, तो उसको कैसे मालूम करेंगे आपको देखिए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 5 सेव का दाम जो है 3 रुपया, यानी कि क्रय जब कर रहा है अर्थात खरीद रहा है क्या 5 गो सेव 3 रुपया में, 3 रुपया में खरीद रहा है, ठीक है। बेच कितना में रहा है, 2 रुपया में एक सेव, अर्थात अब बेच कितना में रहा है, बेच रहा है जब, तो बेच रहा है एक सेव कितना रुपया में, 2 रुपया में। अब देख मेरे भाई, एगो सेव 2 रुपये में बेच रहा है, 5 गो सेव 3 रुपये में खरीद रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे बेचने वाला एगो सेव का तो दाम 2 रुपये आ गया है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे एक एक सेव से, कि एगो सेव जब 2 रुपये में बेच रहा है तो एगो सेव खरीदा कितना में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे से निकालेंगे कि एगो सेव जो है कितना में खरीदा है। तो एगो सेव का दाम यहाँ से क्या निकलेगा, आई होप कि आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। 5 गो सेव का दाम 3 रुपया, तो एगो सेव का दाम 3/5 रुपया, 3/5 रुपया, ओके, 3/5 रुपया हो गया। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्रय किया हुआ एगो सेव का खरीदने वाला मूल्य है 3/5, और एगो सेव का जो है बेचने वाला मूल्य है 2 रुपया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 3 में 5 से भाग करोगे तो लगभग 0.6 आएगा, यानी कि 60 पैसा में खरीद रहा है और 2 रुपया में एगो सेव को बेच रहा है। तो आपको यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि आपको लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि 60 पैसा में खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, 2 रुपया में। तो लाभ तो हो रहा है, तो लाभ परसेंट कितना हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को यह ज्ञात करना होगा कि लाभ हो कितना रहा है। तो लाभ अभी क्या कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर कितना होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एगो सेव से कंपेयर करेंगे तो एगो सेव का जो है विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपया, और एगो सेव का क्रय मूल्य कितना है, 3/5 रुपया। तो 3/5 जो है माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 दूना 10, और 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो 7/5 जो है आपका जो है लाभ हो गया, लाभ बराबर आपका 7/5 हो गया। और यदि लाभ परसेंट ज्ञात करना है आपको, तो लाभ परसेंट बराबर अब क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ कितना 7/5, तो ऊपर में हो गया 7/5 गुना 100 है तो 100, अब बाटा में क्रय मूल्य कितना है, एगो सेव का 3/5, तो 3/5 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो हई 7/5 जो है क्या होगा, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे सही से। 7, अब ये पूरा जो है बटा हो गया, और ये बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये वाला 5 ऊपर नीचे आ जाएगा, और गुना में है 100, तो 100, और हई 5 जो नीचा है ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया हई 5, और हई 5 जो है ना आया है नीचे, ठीक है। हई 5 यहाँ पे नहीं आया, हई 5 यहाँ पे आया है, ठीक है। हई 3 है यहाँ पे, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो हई 5 से 5 कैंसिल, हई 3, हई यहाँ पे क्या है 100 है, अब कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो तो 100 में 7 से गुना हो जाएगा, तो 700, अब बाटा में 3 आ जाएगा, ये 700 में 3 से भाग नहीं लगेगा। यदि ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन जो है यहीं पे छोड़ दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में ही जो है लाभ परसेंट बराबर 700/3% दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको जो है क्या दे रखा हुआ था, यहाँ पे 5 गो सेव का क्रय मूल्य जो दे रखा हुआ था 3 रुपया, अब बोल रहा था कि एगो सेव अब 2 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ परसेंट जो है वो क्या होगा। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ हानि परसेंट पूछ रहा है, तो पहले हम लोग लाभ निकालेंगे, लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। तो देख रहे हैं कि एगो सेव का 2 रुपये में बेच रहा है, खरीदा है एगो सेव 3/5 रुपये में, अर्थात 60 पैसा में, लगभग 60 पैसा में खरीदा है, अब बेच रहा है 2 रुपये में, तो इसको तो लाभ हो रहा है ना जी। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। परसेंट में निकालना है, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, सब का मान पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि ये आपका ट्रायंगल जो चैप्टर है उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज के आधार की माप क्या होगी जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर जो है अधिक है। अब देखो मेरे भाई क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है,
इस समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल जो है आपका दे रखा हुआ है, क्षेत्रफल बराबर आपका दे रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है क्षेत्रफल। लेकिन आपको बोल क्या रहा है कि ये आधार जो है, आधार की लंबाई उसके जो है आधार की लंबाई जो है यहाँ पे क्षेत्रफल 30 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ। ओके, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है कि जबकि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि जो है ऊंचाई जो है हाइट ऊंचाई इस आधार से कितना मीटर अधिक है, 7 सेंटीमीटर। तो यदि हम इस आधार को x मान लेंगे तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल क्या रहा है कि आधार से ऊंचाई जो है 7 मीटर अधिक है। तो आधार यदि x हो गया तो जो है लंबाई जो है ऊपर ऊंचाई वो कितना हो गया, x + 7 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यही जो है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जो है आधार की माप क्या होगी, यानी कि x का मान फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल वाला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यदि हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ये वो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आज क्षेत्रफल तो आपको दे रखा हुआ है कितना, 30, तो 30 बराबर में हो गया। अब देखो यहाँ पे तो 1/2 गुना आधार कितना है, x है, कितना है x, इंटू में आपका ऊंचाई कितना है x + 7, तो x + 7 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो हई जो है 2 इधर आके गुना हो जाएगा। तो पहले एक और स्टेप बढ़ा देते हैं आगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, x स्क्वायर अब प्लस में 7x, हई 2 इधर आके गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हई 60 को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका एक जो है बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा, x स्क्वायर + 7x माइनस में 60, और इधर में आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और 7x को ऐसा 2 भाग में बांटना है जिसमें दोनों में गुना करने पर आपका 60 - 60x स्क्वायर हो जाए, और दोनों को जोड़े या घटाए तो आपका 7x हो जाए। तो यदि आप प्लस 12x में जो है -5x कीजिएगा तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 7 ठीक है। और 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो 12 × 5 = 60, अब माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए 12x - 5x ले लिए कॉमन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 है तो 60 = में 0 है तो 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइएगा, कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x, प्लस में 12 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं आप, यदि 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे प्लस में कितना बचेगा, 12, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो ये = में 0 है तो 0। अब यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे आपका 2 गो मान निकल कर आएगा। यहाँ पे x + 12 एगो ले लेंगे, x + 12 और एक लेंगे x - 5, तो ये हो जाएगा x - 5, और सबके बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो तो बारी बारी से जो है 0 के बराबर करेंगे तो x + 12 = 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका माइनस हो जाएगा 12, माइनस हो जाएगा 12, यहाँ पे -12 हो जाएगा। और यदि हम x - 5 लेके चले तो x - 5 = 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 गो मान आ रहा है x का मान एगो आ रहा है -12 और एगो आ रहा है 5। तो यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है 12 से दे रखा हुआ है और 5 दे रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी कि माइनस जो 12 है, आप कभी भी सुने हैं कि भुजा की लंबाई या किसी भी क्षेत्र या किसी भी आकार की लंबाई माइनस में हो, माइनस में लंबाई वगैरह होता है, भुजा का मान या कुछ भी लंबाई जो है आपका माइनस यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए ये x का मान -12 जो है असंभव है। क्या है, असंभव है, ये नहीं हो सकता। और ये 5 जो है संभव है। क्यों? क्योंकि ये आपका धनात्मक है, तो धनात्मक ही मान करेक्ट होगा, इसलिए आपका आंसर विल बी 5 जो है सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो एंड आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको दे रखा हुआ था का एगो
समकोण त्रिभुज बोल रहा था और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हुआ था और उसमें एक कंडीशन जो है दे रखा हुआ था। क्या कंडीशन दे रखा हुआ था? बोल रहा था कि आधार की जो लंबाई है वो उससे 7 मीटर अधिक ऊंचाई की जो है लंबाई है। तो हम आधार की लंबाई x माने हैं तो 7 मीटर जो है अधिक क्या हो जाएगा, x + 7 ऊंचाई हो जाएगा। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब या फिर ऊंचाई होता है। तो आधार का जगह पर 1 तो ऊंचाई की जगह पर x + 7 रख देंगे और इस तरह देखेंगे तो यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण है वो क्रिएट हो जाएगा। उससे जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो है x का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो x का मान 2 को निकल कर आएगा -12 और 5। चूंकि -12 ये ऋणात्मक है तो ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है। अर्थात किसी भी भुजा की लंबाई या किसी भी क्षेत्र या किसी भी जो है इमारत की लंबाई आपका माइनस यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये अर्थात ये असंभव है और ये 5 जो है संभव है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक झंडे के दंड के पाद से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। एक झंडा है, यहाँ पे बिंदु P है। यदि जो है कोण QPR = 60 डिग्री तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो एक झंडा है, एगो क्या है, झंडा है। इसका पाद से, पाद मतलब क्या कि जो है क्षैतिज से टच किया हुआ है ये नीचे वाला बिंदु, इसके पाद से 30 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, 30 मीटर दूर, ये टोटल कितना मीटर दूरी है, ये 30 मीटर दूरी है। 30 मीटर दूर जो है एक बिंदु P है, यहाँ पे एक बिंदु P है और P है यदि कोण QPR, अर्थात यहाँ पे आपको ये माना है Q या फिर इसको माना है Q, तो QPR = आपका 60 डिग्री हो यानी कि 60 डिग्री हो तो आपका झंडा का ऊंचाई, जो ये आपका झंडा है इसकी ऊंचाई क्या है ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। चूंकि तो आप यहाँ पे देखिएगा तो थीटा का मान यहाँ पे एंगल दे रखा हुआ है 60 डिग्री और ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल का मान दे रखा हुआ है। तो यदि इससे एंगल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लंब हो गया ये और ये आपका आधार हो गया। तो ये लंब और आधार, लंब बटा आधार किस में होता है, टैन में। तो टैन थीटा को लेकर चलेंगे तो टैन थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। अब देखेंगे तो यहाँ पे टैन थीटा का मान दे रखा हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री, तो टैन आपका 60 डिग्री हो गया। इधर आपका लंब कितना हो गया, लंब नहीं दे रखा हुआ है, एच है तो इसलिए आपको एच ही रखना है। आधार क्या है आपका 30 मीटर दे रखा हुआ है तो यहाँ पे 30 मीटर हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। कितना होता है टैन 60 डिग्री का मान, √3। तो इधर √3 हो गया, इधर एच बटा 30, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो यह 30 में इधर से गुना हो जाएगा तो एच बराबर क्या हो जाएगा 30 √3 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है 30√3 ए नंबर जो है ऑप्शन सही उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। आपको क्या बोल रहा था कि एक झंडा है, झंडा के पाद से 30 मीटर की दूरी पर कोण QPR एगो P बिंदु स्थित था जिसमें QPR बराबर 60 डिग्री दे रखा है। तो आपका झंडा का मान, जो झंडा का ऊंचाई है वो कितना होगा, तो ऊंचाई हम लोग h मान लिए और यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे आधार, अर्थात ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनाया तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे ये वाला लंब और ये वाला आधार, चूंकि ये थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है इसलिए आपका ये लंब या आधार हो गया। तो लंब और आधार किस में होता है, टैन में होता है। तो टैन को लेकर चलेंगे तो टैन थीटा बराबर लंब और आधार, इससे ज्ञात करेंगे तो एच बराबर आपका 30√3 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। देन आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 20, 30 व 50 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल है। शेषफल क्या बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए। और जो है संख्या क्या दे रखा हुआ है 20 और 30 और आपका क्या दे रखा हुआ है
50, 20, 30, 50 से भाग देने पर 7 शेषफल बचना चाहिए। अर्थात वो कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 20, 30 और 50 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल जो है 7 बचेगा। तो जब भी हम जो है नंबर सिस्टम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले जो संख्या दे रखा होगा उसका लघुत्तम निकालेंगे, LCM जिसे बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। ओके, तो लघुत्तम निकालेंगे तो ये कितना से कटेगा, 10 से काट देते हैं, 10 से काटेंगे तो 10 दूना 20, ये 10 तिया 30 और ये क्या हो जाएगा आपका 10 × 50 है। अब कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, तो 10 में 2 से गुना करेंगे 10 दूना 20, 20 में 3 से गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60, 60 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 300। अर्थात 10 गुना 2 गुना 3 गुना 5 बराबर आपका 300 आ गया। तो ये 300 क्या आया, 300 वो संख्या आई जिसमें इन तीनों से भाग देने पर ये पूरा कट जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 शेषफल बचना चाहिए। तो यदि आप इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो ये जो आएगा इसमें भाग करेंगे सभी संख्या से, कोई भी संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल क्या देगा, ये 7 देगा। क्या देगा, 7 देगा। तो ये जो है आपका 300 आंसर नहीं होगा, क्या होगा 307 विल बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 307 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल LCM ज्ञात कर लेना है। LCM निकल जाएगा तो यदि जो है शेषफल की बात करेगा तो शेषफल आपका जोड़ देंगे, शेषफल दे दिया रहेगा कि इतना शेषफल बचना चाहिए तो उसको शेषफल को यहाँ पे जोड़ देंगे तो जो आएगा वो आपका राइट आंसर आएगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक हवाई जहाज एक मैदान की 2 समान भुजाओं को क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान जहाज की औसत चाल क्या होगी ये आपको बताना है। तो औसत चाल आपको फाइंड आउट करना है। तो औसत चाल बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी अब बटा कुल समय। तो आपको यहाँ पे दो जो भुजा है दोनों भुजा को पार कर रहा है, दोनों भुजा को, जैसे आपका हवाई अड्डा पर दो ऐसे इधर एक भुजा होगा इधर भुजा होगा, उस दोनों भुजा को एक भुजा को पार करता है कितना 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और एक दूसरा जो है आपका 50 किलोमीटर की पर आवर से चाल करता है, जो है चाल से जो है दूरी को तय करता है। तो कितना दूरी तय करता है, दूरी तो मालूम नहीं है, दूरी मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन जो दूरी होगा वो दोनों दूरी तो एक ही ना होगा। यानी कि जितना दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से पार करता होगा या फिर तय करता होगा उतना ही दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है तय करता होगा। क्यों, क्योंकि दोनों भुजा ही बोल रहा है। तो जो है आपका हवाई अड्डा में जो भुजा एक ओर का भुजा जितना दूरी का होगा उतना ही ना दूसरा का भुजा का दूरी होगा। तो यहाँ पे आपका दूरी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात दूरी हम लोग क्या मान लेते हैं, दूरी आपका हो जाएगा x, क्या मान लेते हैं, दूरी बराबर x। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो दूरी बराबर आपका x हो गया। तो दूरी आपका टोटल कितना होगा, कुल दूरी आपको यहाँ पे लिखना है। तो कुल दूरी कितना होगा, हई जितना पार कर रहा है वो x किलोमीटर, हई जितना पार कर रहा है वो भी आपका x किलोमीटर। तो x किलोमीटर दोनों क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x, दोनों को जोड़ देंगे टोटल दूरी क्या हो जाएगा। उहे जहाज एक जहाज दोनों भुजा को पार कर रहा है वो अलग अलग चाल से 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दूरी जो है डिस्टेंस एक ही है। तो डिस्टेंस मतलब एक से किलोमीटर है। तो यहाँ पे टोटल दूरी की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए आपको टोटल दूरी लिखना पड़ेगा। तो टोटल दूरी x था, x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बटा टोटल समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। कितना होता है, दूरी बटा चाल होता है समय बराबर। तो समय बराबर यहाँ पे इसमें जितना समय लगा होगा और इसमें जितना समय लगा होगा दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कितना समय लगा होगा, दूरी अब बटा चाल, 1/40 और इसमें कितना लगा होगा, दूरी बटा चाल कितना लगा होगा 1/50। और क्या लिखे हैं, दोनों समय है, क्या है समय है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पहिलका के लिए जो है समय कितना होगा 1/40 और दूसरा के लिए समय कितना होगा 1/50। तो 1/50 दोनों को जोड़ दीजिए। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए तो
सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 कहता है तू। ठीक है, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे बटा में क्या हो गया, ये बटा का जोड़ कर देंगे, तो बटा का जोड़ बनाएंगे तो 40 से 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 हो गया यहाँ पे एलसीएम। ई 4 × 20 50 5 बार में, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, और प्लस में 5 का भी 4 बार में तो 4x हो जाएगा, और 200 ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट 200 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो 200 ऊपर हो गया, 200 ऊपर हो गया, बट्टा में इधर क्या होगा 2x है तो 2x है, इंटू में 200, अब बट्टा में 5 4 9x, और x से x कैंसिल। अब देखो तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आएगा, 200 में 2 से गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 400, अब बट्टा में 9। यही देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 400/9 नहीं है। और इसको यदि पूर्णांक में भी तोड़ेंगे तो देखिए, तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या होगा आपका x/9 जो है यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है, चूंकि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ मिस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है विधि है, ठीक है, इस विधि से हम बना लिए, यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा है। अगला विधि जो है एक ट्रिक वाला विधि है, वो भी हम बताएंगे, उससे भी जो है हम लोग बना के देखेंगे कि उससे आंसर मिल रहा है कि नहीं, कहीं हम लोग गलती तो नहीं ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इतना कितना कितना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 400/9 है, तो इसको यदि पूर्णांक को तोड़िएगा तो कितना बार में आएगा, पूर्णांक कितना होगा 9 का 36, और फिर 9 का 36 और 4/9, ये पूर्णांक में आ जाएगा, और ये km/h हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका औसत चाल बराबर आ गया, औसत चाल बराबर आपका इतना आ गया। तो औसत चाल बराबर इतना 44.4/9 km/h हो गया। अब ये तो जो था आपका कॉन्सेप्ट वाला मेथड था, ठीक है, लेकिन इससे जो है कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा है, तो हमको लग रहा है क्या कि यहाँ पे विकल्प ही गलत है। देख लेते हैं, उसको भी सत्यापित कर लेते हैं। दूसरा यदि बात करें तो दूसरा यदि ट्रिक से बात करें इसको बनाने के, तो ट्रिक क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज चाल बराबर आपका क्या होता है 2xy बटा में x + y, क्या होता है 2xy बटा में x + y। x और y क्या होता है, पहिलका का चाल और दूसरा का चाल, क्या होता है पहिलका का चाल x और दूसरा का चाल y मानते हैं, क्या मानते हैं, पहिलका का चाल x और दूसरा का चाल y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या है x का मान 40 है तो 40, और गुण में y का मान 50 है तो 50, और बटा में दोनों को जोड़ देना है तो 40 है प्लस में 50। इसको भी हम काफ़ी बार आपको बताए हैं, ये वाला ट्रिक बताए हैं, इसलिए याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 × 40, 400 हो जाएगा, और बटा में देखेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, बटा में 40 से 50 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो गया, और ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखेंगे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8, और ये 8 × 5 = 40, तो यहाँ पे 4000 आएगा, कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे 2 में 40 से गुना करेंगे तो 80 आएगा, 80 में 50 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 80 में 50 से गुना करेंगे तो है 00 है तो 00 तो ही वो करेगा, 8 × 5 = 40, यानी कि 4000 होगा। तो यहाँ पे 4000 बटा में 40 से 50 कितना हो जाएगा 90, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अर्थात इतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है 400/9 आ रहा है। तो 400/9 आ रहा है, तो अर्थात हम लोगों का आंसर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो विकल्प है वहाँ पे जो है बुक जो प्रिंट किया हुआ है उससे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, 44.4/9 विल बी राइट आंसर होगा। ओके, आई होप कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है आपका औसत चाल बराबर एक वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, और एक ट्रिक वाला मेथड होता है 2xy बटा x + y, एक बार 2 गुना दोनों से गुना बटा में दोनों को जोड़ दो। तो ये वाला ट्रिक वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट वाला दोनों से हम लोग बना के देखिए, दोनों से जो है वैल्यू है वो मान जो है सेम आ रहा है, लेकिन ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं लेना है कि जो है सर आंसर जो है गलत बना दिए, क्वेश्चन को सॉल्व गलत कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है और सॉल्यूशन जो है दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है बुक में। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि यदि 12 व्यक्ति जो है 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, अर्थात 12 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और तो 15 दिन में इस कुएं को अर्थात इस काम को
कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी करने के लिए, अर्थात 15 दिन में उसी काम को करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए। आपको जो है 15 व्यक्ति तो 20 दिन में कर ले रहे हैं, लेकिन 20 दिन के बजाय आपको 15 दिन में करने के लिए कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ये आपको ज्ञात करना है उसी काम को। ठीक है, तो आपको दे क्या रखा हुआ है, मैन बराबर पहिलका में, यदि पहिलका मैन M1 मान लेते हैं, पहिलका व्यक्ति की संख्या दे रखा हुआ है पहले जो है 12 व्यक्ति जो है 20 दिन में काम कर लेते हैं। कितना दिन में, दिनों की संख्या अर्थात D1 है, आपको दे रखा हुआ है कितना, 20 दिन। ठीक है, लेकिन आपको अगले स्टेप में क्या दे रखा हुआ है, 15 दिन में इस कार्य को करने के लिए, अर्थात D2, अर्थात D for डे हो जाता है, इसको इसी तरह हम लोग जो है मान लेते हैं। D2 बराबर आपका 15 दिन हो गया। लेकिन अब पूछ क्या रहा है कि M2 अर्थात इस M2 का मान क्या होगा ये बताइए। अर्थात पहले जो व्यक्ति लग रहा था 12 व्यक्ति, वो तो 20 दिन में कर ले रहा था, लेकिन अब कितना व्यक्ति चाहिए कि उस काम को 15 ही दिन में कर ले। कितना दिन में, 15 ही दिन में कर ले। तो आपको ये वाला वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको एक जो है बात याद रखनी होगी, इसको हम नोट में कर देते हैं, इसको याद रखिएगा कि M1 इंटू D1 बराबर होता है M2 इंटू D2, या फिर सिर्फ D2 लिख देते हैं, D2। तो ये वाला बात याद रखिएगा, M1 इंटू D1 अर्थात पहिलका आदमी पहिलका काम कितना दिन में कर रहा है, उस दिनों की संख्या का गुणनफल दूसरका आदमियों की संख्या और उस दूसरका आदमियों का जो है करने में कितना जो है दिन लग रहा है, उसका गुणनफल एक दूसरे के इक्वल होता है। और यहाँ पे M2 को आपको जो है मान ज्ञात करना है, तो M2 जो है हम लोग x मान लेते हैं, या फिर M2 को इसी तरह मान देते हैं, कुछ भी कर कीजिए। तो M1 का मान दे रखा हुआ है 12 और D1 का मान दे रखा हुआ है 20, तो 20 हो गया। इधर में M2 बराबर आपका नहीं दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या माने हैं, x, तो इसलिए x। D2 बराबर क्या हो गया आपका 15, तो 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुना 20 है, तो 12 गुना 20 और बटा में ये 15 आ जाएगा, भाग में इधर गुना से, तो यहाँ पे 15 बटा में हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 से करेंगे तो 15, 5 चौका 20, ये करेगा तो 3 चौका 12, 4 बार में, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 4 गुना 4 आ गया। और यही आपका 4 चौका 16 जो है x का मान होगा, x इक्वल टू 16 आ गया। अर्थात दूसरका जो है दिन जो है संख्या, वो 15 दिन में उस काम को अर्थात उस कुएं को 15 दिन में ही खोद देने के लिए आपको कितना मनुष्य अर्थात कितना व्यक्ति की जरूरत होगी, 16 व्यक्तियों की जरूरत होगी। कितना व्यक्तियों की जरूरत होगी, 16 व्यक्तियों की जरूरत होगी। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर 16 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यदि आप नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा एक बार और जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोल रहा था कि एक कुआं था, उसको 12 व्यक्ति मिलकर 20 दिन में कर रहे थे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होगा समझिएगा। ठीक है, और दूसरका स्टेटमेंट बोल रहा है कि और कितने यानी कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी कि उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर दिया जाए। तो इसमें एक मेथड याद रखना है, M1 इंटू D1 इक्वल टू होता है M2 इंटू D2। इस सबका मान वैल्यू जो है पुट करके x का मान याद कर देंगे, अर्थात M2 का मान ज्ञात कर लेंगे, वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 16 विल बी राइट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जो है आपको दे रखा हुआ है, क्या समीकरण दे रखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बटा में क्या कर दिया हुआ है x माइनस 2, और बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण है, और ये द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, या फिर ये बटा में x माइनस 2 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको जो है तोड़ लेते हैं, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा अलग अलग भाग में बांट देते हैं। देखते हैं कि यदि x माइनस 2 और x माइनस 2 ऊपर आ गया तो कैंसिल आउट करके जो है आपका मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो x माइनस 2 और 5 और 3 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इंटू यहाँ पे माइनस में 2x, यदि 3 दूना 6 हो जाएगा, अब 3 दू 5 हो जाएगा। ठीक है, एक टूट गया। अब यहाँ पे बटा में x माइनस 2 है, x माइनस 2 यदि आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 3। अब यहाँ पे यदि माइनस में कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x और माइनस में 3 हो जाएगा, कितना 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका एक वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2 और एक वैल्यू हो जाएगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 हो गया, और बटा में x माइनस 2 है तो x माइनस 2 देखिएंगे तो यहाँ पे x
x-2 और x-2 दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या x-3 और यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो x-3 जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसको तोड़ देना है और तोड़ कर देखना है कि दोनों मिल रहा है कि नहीं, दोनों ऊपर नीचे काट देना है, जो आएगा आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड लास्ट अर्थात 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्ग के दो विकर्णों की लंबाई जो है, लंबाइयों का योग जो है 144 जो है सेंटीमीटर है। तो अब वर्ग का परिमाप है, या वर्ग का परिमाप क्या है ये बताना है। एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, दे नहीं रखा हुआ है लेकिन हम इस यहाँ पे फिगर देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ग है और इस वर्ग के जो दोनों विकर्ण हैं उन दोनों विकर्णों का जो है योगफल जो है, ये टोटल योग जो है आपका 144 दे रखा हुआ है। अर्थात दोनों विकर्ण का योगफल जो है आपका 144 दे रखा हुआ है। तो मेरे दोस्त यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यदि हम यहाँ पे वर्ग का एक विकर्ण x मानेंगे तो ये भी तो x से हुआ। क्यों? क्योंकि वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि चारों भुजा एक दूसरे के इक्वल, तो हयु बराबर हयु बराबर, तो यानी कि ये भी बराबर ये भी बराबर। अर्थात हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दोनों विकर्णों का योगफल मतलब कि क्या कह सकते हैं, x प्लस x इक्वल टू 144 दे रखा हुआ है तो 144 हो गया। और आपको फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, आप एक बार ये भी देख लीजिए। तो आपको वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता होगी। क्या होगी? ये क्या होता है वर्ग का परिमाप? 4 गुना भुजा होता है। तो भुजा की आवश्यकता होगी, तो भुजा तो ये वाला आपको ज्ञात करना पड़ेगा ना जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग विकर्ण देखेंगे तो विकर्ण आपको ज्ञात हो जाएगा। क्या यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 144 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा कितने बार में? 72 बार में। तो अर्थात इसलिए x बराबर आपका कितना हो गया? 72। यानी कि विकर्ण की जो लंबाई हो गई वो आपका 72 मीटर हो गया। ठीक है, 72 जो है विकर्ण की लंबाई होगी। चूंकि विकर्ण बराबर यहाँ पे 72 आ गया, विकर्ण बराबर आपका 72 आ गया। तो अब आप देखिएगा तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो ये विकर्ण दिया कितना है? 72 दिया हुआ है। तो हई विकर्ण का फॉर्मूला लिख दिए √2 गुने भुजा। तो ये भी विकर्ण ये भी विकर्ण दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखा तो √2 जो है इसको इधर भेज देते हैं। तो भुजा बराबर आपका क्या निकल कर आ जाएगा? भुजा बराबर 72 बट्टा में √2 हो जाएगा। ये आपका भुजा हो गया। अगर यहाँ पे हर परिमेयकरण करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं तो ऑप्शन के हिसाब से जो है हम लोग को हर परिमेयकरण यहाँ पे नहीं ही करना है। ठीक है, हर परिमेयकरण हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा बराबर इतना ही रखने देते हैं 72/√2। अगर हर परिमेयकरण करते तो नीचे हूँ √2 से गुना, ऊपर हो √2 से गुना, लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आपको परिमाप ज्ञात करना है। चूंकि तो भुजा ज्ञात हो गया है तो 4 गुने परिमाप क्या हो जाएगा? भुजा क्या हो गया? 72 बटा √2। तो 72 बटा √2 हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो जो है 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? √2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, √2 में √2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये 4 हो गया, ये 72 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, बटा में √2 कितना हो गया? 2 हो गया सिर्फ। तो 2 दूना 4, 2 बार में कैंसिल। अब क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2 में 72 से गुना कर देंगे तो 144, और √2 है तो √2, अर्थात 144 √2 विल भी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में इसका 144 √2 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है? एक वर्ग है, इस वर्ग के दोनों विकर्णों का योगफल 144 है। ठीक है, अगर आप विकर्ण की बात करते हैं वर्ग में तो दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम मान लेंगे एक विकर्ण की लंबाई x है तो दूसरों का x से होगा, तो x प्लस x इक्वल टू 144 हो गया। तो 2x बराबर 144 अर्थात x बराबर 72, अर्थात विकर्ण की लंबाई जो है आपका 72 आ गया। चूंकि विकर्ण की लंबाई जब 72 हो गया तो आपको ज्ञात क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। 4 गुने भुजा, तो भुजा की लंबाई आपको
आपको ज्ञात करना होगा। तो यदि विकर्ण से देखेंगे तो √2 गुने भुजा आपका विकर्ण की लंबाई होती है, तो यहाँ से आपका जो है भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा, भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे भुजा का मान, तो जो है आपका 144 √2 आपका राइट आंसर परिमाप के रूप में आएगा। देन आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को क्लियर कर गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक तालाब की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर तथा 6 मीटर है तथा उसमें 210 घन मीटर पानी आता है, तो उसकी गहराई क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। अर्थात आप तालाब की जब बात करते हैं तो तालाब दोस्तों किसकी आकृति की होती है, एक घनाभ की आकृति की होती है। अर्थात आप इसकी आकृति बनाना चाहें तो तालाब की आकृति कैसे बनेगी, आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए और क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ये आपका तालाब की आकृति इसी तरह करना होती है। यहाँ पे ये पूरा ऐसा भाग जो है पूरा ये पूरा भरा हुआ रहता है। यहाँ पे ऐसे जो है हम लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके हम दिखाए हैं जिससे जो है आपकी आकृति क्लियर हो जाए कि ये किसकी आकृति की है। तो यह जो है एक घनाभ की आकृति की है, घनाभ की आकृति की। इसमें ये क्या हो गया आपका लंबाई हो गया, ये क्या हो गया आपका चौड़ाई हो गया अर्थात बी हो गया, बी फॉर बेस, और ये क्या हो गया आपका ये वाला आपका चौड़ाई हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया एच। ओके, तो यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई चूंकि दे रखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई, जी हाँ दोस्तों, लंबाई एल दे रखा हुआ है कितना 5 मीटर, 5 मीटर लंबाई, और चौड़ाई दे रखा हुआ है 6 मीटर, तो चौड़ाई कितना है 6 मीटर, और गहराई कितना है यही आपको ज्ञात करना है, यही आपको ज्ञात करना है। लेकिन घनाभ का जो है पूरा उसमें कितना अटता है पानी, वो आपको दे रखा हुआ है कितना 210 घन मीटर जो है उसमें पानी अटता है। तो अर्थात घन मीटर पानी अटता है का मतलब का कि घनाभ का आयतन कितना है, तो घनाभ अर्थात तालाब का आयतन हम लिख सकते हैं, तालाब का आयतन बराबर आपका दे रखा हुआ है कितना 210 घन मीटर, 210 घन मीटर, ठीक है 210 है ना, है जी हाँ दोस्तों 210 है। अब तालाब का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई। तो यहाँ पे क्या हो गया लंबाई 5 गुने चौड़ाई कितना है 6 गुने गहराई आपको ज्ञात करना है। तो एच ही रहने देते हैं, यहाँ पे इधर 210 है 210, यहाँ से आपको एच इधर रहने देते हैं, सबको इधर लेके आ देते हैं। तो 210 बटा में 5 गुना 6, तो 6 से 5 से कैंसिल आउट होगा, तो 5 चौका 20 और 5 गुना 10 कितना बार में 42 बार में, 6 से काटेंगे तो कितना होगा 6 होते हैं 42, 7 बार में। अर्थात इसलिए एच बराबर अर्थात जो गहराई है वो आपका कितना निकल कर आएगा 7 मीटर निकल कर आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो यदि आपकी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक तालाब दे रखा हुआ था, उसमें कितना पानी अट रहा है वो दे रखा हुआ था 210 घन मीटर जो है पानी अटेगा, ये आपको दे रखा हुआ था। लेकिन आपको साथ साथ ये भी दे रखा हुआ था कि उसकी लंबाई जो है तालाब की वो आपका 5 मीटर है, चौड़ाई जो है आपका 6 मीटर है, लेकिन गहराई क्या है वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आयतन आपको एक तरह से इनडायरेक्टली अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपको जो है आयतन दे रखा हुआ है 210। तो तालाब का आयतन बराबर 210, तो आयतन मतलब कि घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या फिर लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई। तो यहाँ पे वही लिख देंगे और वहीं से हम कैलकुलेट करके जो है एच का मान ज्ञात कर लेंगे, जो है आपका 7 मीटर आएगा, और वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देन आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे तो आप नोट करके उसको अच्छी तरह से समझेंगे और उसको बार बार बनाएंगे। ओके, तो अंतिम पड़ाव है एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो हम यहीं पे इस सेशन का अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।